गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मॉडल एमसीक्यूज जो बेस्ड होंगे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसका रेगुलेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका कौन होता है, उसका होता है आरबीआई। तो गाइस ये पार्ट 2 है, यानी इससे पहले भी एक पार्ट हो चुका है। तो इससे पहले मैंने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इकोनॉमी में बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, तो गाइज वो सारी वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जनरल इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में जो फिनांस डिपार्टमेंट का है। इसके अदर देन भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जनरल इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है और उसमें फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, आई होप कि ये डेफिनेटली होगा टॉपिक। अगर ये है तो आपके लिए ये जो वीडियोस हैं ये गागर में सागर भर देने वाली हैं। तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको, तो यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें क्विज डिस्कशन होता है, काफ़ी सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके साथ साथ इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट कि इसमें कुछ आपको पीडीएफ्स मिलेंगे फ्री में, या वीडियो का जो पीडीएफ होता है, या और भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, टेलीग्राम मैसेज करें, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। उस लिंक को जब आप फॉलो करेंगे डायरेक्ट एंटर हो जाएंगे उस ग्रुप में। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे मॉक टेस्ट के लिए, जो पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज हमने बनाई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्टें निकली हुई हैं। तो इसमें एक कोर्स में 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, 30, 40, 50, ये 30 से कम नहीं होंगे, 30 से ज़्यादा ही मॉक टेस्ट होंगे, जिनकी कास्ट जो है ये 99 रुपीज़ है, नॉमिनल चार्जेस हैं। और इसी के साथ 8 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट का भी एक अलग से कोर्स है, जिसमें जिसकी फीस जो है इसकी भी 99 ही है। तो गाइज मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी कितनी भी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आपको रियल एग्जाम से पहले एक प्रकार के अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए, किस प्रकार का एग्जाम आता है, किस प्रकार से नेगेटिव मार्क्स को, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, या किस प्रकार से रिस्क लेना है, नहीं लेना है, कितने मार्क्स आपके बनेंगे तो उसके बाद रिस्क लेना चाहिए। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये मॉक टेस्ट ही आपको सिखाएंगे। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट ले सकते हैं आप, इसके साथ साथ आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लें। तो गाइज मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत प्रॉब्लम बन रही है तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए ये हमारे पास टोटल जो है इस कंपोनेंट में इतने टॉपिक्स हैं। तो ये वाला कवर हो गया है, तो ये इसके ऊपर फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करवा दिया गया है। तो इसके ऊपर ये सेकेंड वाली एमसीक्यूज की वीडियो है। तो गाइज एमसीक्यू है फर्स्ट वाला, कह रहा हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड बाय द आरबीआई ऑन द मनी डिपॉजिटेड अंडर द सीआरआर मेजर, कि जो करंट रिजर्व रेशो बैंक्स रखते हैं आरबीआई के पास, उसके ऊपर आरबीआई उनको कितना इंटरेस्ट रेट पे करता है, कितना इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई उनको। ऑप्शन ए कह रहा है इक्वल टू द रेट ऑफ सीआरआर, कि सीआरआर के इक्वल जो है वो रेट पे किया जाता है, आरबीआई पे करता है बैंक्स को, या फिर सीआरआर से ज़्यादा करता है या सीआरआर से कम करता है, या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई के द्वारा नहीं दिया जाता। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा किसी भी प्रकार का जो इंटरेस्ट रेट है ये सीआरआर के ऊपर नहीं मिलता है। हालांकि इसके साथ साथ सीआरआर जो आपको प्रेजेंट का ये 4% याद रखना है, करंट सीआरआर है। और एसएलआर जो होता है, देखिए सीआरआर जो होता है ये बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं और एसएलआर अपने पास रखते हैं। सीआरआर सिर्फ कैश में रखा जाता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड वगैरह हो सकता है। इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आरबीआई देता है, लेकिन सीआरआर के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द आरबीआई ऑन द मनी डिपॉजिटेड अंडर द सीआरआर मेजर। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रकार के एमसीक्यूज को एक्सरसाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा एज मिलने वाला है फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी डिडक्ट ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ये फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, ग्रांट्स देते हैं स्टेट्स को, किसके लिए, कि वो कैपिटल असेट्स को बनाएं। तो देखिए यहाँ पर असेट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। असेट्स क्या होता है, असेट्स देखिए आपके पास बैंक है, बैंक के पास पड़ा हुआ है पैसा, मनी पड़ा हुआ है, और बैंक आगे दे रहा है लोन।
तो लोन से बैंक पैसा कमा रहा है, तो इसलिए ये बैंक के लिए क्या हो गया, ये बैंक के लिए असेट हो गया। असेट क्या हो गया, जो लोन है बैंक का, ये असेट हो गया। इसी तरीके से कह रहा है कि अगर सेंटर गवर्नमेंट है, ये स्टेट्स को पैसा देती है कि आप असेट्स को क्रिएट करो, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्या होंगे, जैसे आप कहीं कहीं रोड बना दो, कहीं रोड बनाओगे तो उसके ऊपर टोल प्लाजाज लगाओगे, या कहीं आप पार्क बना रहे हो, या कहीं कोई म्यूजियम बना रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ नॉमिनल चार्जेस की एंट्री रखते हैं, मानिए 10 रुपए या 20 रुपए, यानी इन पैसे से, इन चीजों से जो आपने असेट्स बनाए हैं क्रिएशन से, कहीं ना कहीं रेवेन्यू स्टेट को जाएगा और सेंटर को जाएगा। अगर इस प्रकार का पैसा सेंटर स्टेट को देता है कि आप असेट्स को क्रिएट करो, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसको हम क्या कहेंगे, यानी क्या ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि क्या हम उसे, देखिए एक्सपेंडिचर, सेंटर का एक्सपेंडिचर था 100 रुपया, सॉरी इसका रेवेन्यू था 100 रुपया, लेकिन इसने सेंटर ने क्या किया, कहीं से 50 रुपए और उधारी लेके 150 रुपया लिया और 150 रुपया स्टेट को दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 50 रुपए का जो है डेफिसिट बन रहा है, लेकिन ये डेफिसिट किसके लिए रहे है, ये असेट्स क्रिएशन के लिए है। तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। तो ये 50 रुपए जो डेफिसिट बन रहा है असेट्स के क्रिएशन के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या हम इसे प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे, क्या हम इसे नेट फिजिकल डेफिसिट कहेंगे, क्या हम बजटरी डेफिसिट कहेंगे, या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या होता है, मैं सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, यही फायदा होता है वीडियो में अगर आप एमसीक्यूज देखते हैं तो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, यहां पर सेंटर है, सेंटर के पास 100 रुपए का रेवेन्यू है, इसने 50 रुपए लिया, तो यहां पे इसने आगे 150 रुपया दे दिया मानो। तो अब देखिए ये इसका कितना है, 50 रुपए रेवेन्यू डेफिसिट है, लेकिन ये रेवेन्यू डेफिसिट किसके लिए है, ये असेट्स को क्रिएट करने के लिए है। और जब इस प्रकार का जो है डेफिसिट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। The concept of effective revenue deficit has been suggested by the Rangarajan Committee on Public Expenditure. It is aimed to deduct the money used out of borrowing to finance capital expenditure. तो guys बेसिकली ये सरकारें की रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा तो है, लेकिन इसमें भी हमने एसेट्स क्रिएट किए हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो इस प्रकार की ब्लेम गेम से बचने के लिए कि देखिए सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट कितना चल रहा है, तो सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है कि हमने क्या किया, हमने इतने इतने आगे असेट्स बनाए हुए हैं, उनसे हमें इनकम की रिकवरी होगी और ये जो आज की डेट में डेफिसिट हो रहा है ये हमारा रिकवर हो जाएगा। तो गाइस बजटरी डेफिसिट में सिंपल सा है, कैसा कि सरकार जब भी बजट पेश करती है तो बजट में ये बताती है कि हमारे पास मानिए इतना 100 करोड़ आ रहा है और हम 105 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 5 करोड़ का जो है ये हमारा बजटरी डेफिसिट है। तो इस प्रकार का अगर बजट में कोई डेफिसिट का मसला सामने आता है तो ये बजटरी डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट में वही है कि टोटल कुल मिला के अब तक सरकार का रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, सरकार के ऊपर उधार कितना है, ये नेट फिजिकल डेफिसिट होगा। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मानिए देखिए यहाँ पर एक साल है आपका, ये साल है, ये साल है और ये साल है। इस साल तक आपका जो डेफिसिट था ये कितना था, यहाँ पर आपने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं आप, आपका 100 करोड़ अपना रेवेन्यू होता है, लेकिन आप 110 करोड़ यहाँ पर खर्चते हैं। क्यों खर्चते हैं, क्योंकि यहाँ से 10 करोड़ जो है, मानिए यहाँ से 8 करोड़ जो है, 110 करोड़ खर्च रहे हैं, लेकिन 8 करोड़ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो आपका पिछला पिछला आपने लोन लिया हुआ था। तो इसको माइनस कर लेंगे जब हम, जो इंटरेस्ट हम पिछले पे दे रहे हैं, तो जो नेट निकलेगा यानी 100 और 102 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये 2 करोड़ का, ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ गया। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये टर्में हैं। अगर आपका ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, सप्लाई ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भारत में, तो देखिए क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, इसका हमारा आंसर आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री होगी, यहाँ पर देखिए स्टेट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। तो
आरबीआई क्या करता है, मिंट नहीं करता है, तैयार नहीं करता है कॉइन्स को, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये कॉइन्स को मिंट करती है, या जो भी इसके ऊपर काम किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशंस। तो जितने भी डिनोमिनेशंस में कॉइन्स बन रहे हैं, चाहे 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो ये सब कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको तैयार करती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेवेन्यू अकाउंट। कि सरकार यहाँ पर खड़ी है, सरकार का रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से खर्च कर रही है, तो सबसे ज्यादा खर्चा जो है सरकार किसके ऊपर पैसे का खर्चा कर रही है, क्या डिफेंस के ऊपर कर रही है, सब्सिडीज के ऊपर कर रही है, पेंशन्स के ऊपर कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर कर रही है। तो गाइस मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि ये जो है ये चेंज होते रहते हैं, हालांकि पिछले 4-5 सालों से लगातार जो है एक ही इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी आइटम है जिसके ऊपर सरकार का ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा परसेंटेज में रेशो में खर्चा हो रहा है। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें जो रिसेंट बजट होगा, बजट को देख लें, क्योंकि बजट में पूरा 1 रुपया बना होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और बताया जाता है कि ये 1-1 रुपये में जो रेशो है पैसे की कहाँ से आ रही है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। जैसे डिफेंस में अराउंड इस बार के बजट में बताया गया है कि 9% जो है हम डिफेंस में खर्चा करते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ गया हो। तो यहाँ पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा परसेंटेज में खर्चा किसके ऊपर करती है, डिफेंस, सब्सिडीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी वाला, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये बजट का डॉक्यूमेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बजट जो एक्चुअल बजट था हमारे पास, तो यहां से पैसा जो है आता है, तो सबसे ज्यादा जो पैसा है ये 36% कहां से आता है, बोरोइंग करते हैं, या और हम वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, या विदेशों से एफडीआई आती है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, लोन से पैसा आता है 36%। तो गाइस उसके बाद हमारे पास पैसा जो है ये जीएसटी का आता है 15%, तो यहाँ पर आपको जीएसटी मिल रहा होगा, इसका कलर देखिए। उसके बाद हमारा कारपोरेशन टैक्स आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक ही मैं आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा देखिए यहाँ पर कम्स फ्रॉम आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा जो है 1 रुपए में से 36 पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं हमारे तो गाइज ये हमारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये बोरोइंग्स से पैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बोरोइंग से पैसे आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जो पैसा है वो जा किस पे रहा है, तो वो भी देखिए हमारा, अगर आप देखेंगे इस लाइन में, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है ये 1 रुपए में से 20 पैसा जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो गाइज ये कलर्स के साथ आपको मैच करना होगा। तो इस प्रकार से जो है, तो गाइस इस प्रकार से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफेंस का देखेंगे अगर आप, तो डिफेंस को अगर आप देखेंगे तो डिफेंस का ये देखिए 8% लगभग बताया गया है। तो ये देखिए डिफेंस का कलर है। तो सब्सिडीज में 1 रुपए में से 9 पैसा है जो वो सब्सिडीज में जा रहा है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा हम बोरिंग से ही पैसा ला रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो हम पैसा जा रहा है हमारा वो भी इंटरेस्ट पे ही जा रहा है। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा पहले कि आरबीआई का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, क्या वो फॉरेन करेंसी जो होती है उसका रखवाला कस्टोडियन नहीं होता है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, क्या आरबीआई करेंसी को प्रिंट नहीं करता है, या जनता के हाथ में कितना पैसा देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, ये क्या आरबीआई के हाथ में नहीं होता है, क्या इशुएंस ऑफ कॉइन्स, क्या ये आरबीआई के हाथ में होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ कि नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब सामने दिख रहा है। तो ये कौन सा नहीं है, इशुएंस ऑफ कॉइन्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 2011 का कॉइनेज एक्ट है, इसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। तो जितने भी डिनोमिनेशंस में है, आरबीआई का सिर्फ एक ही रोल है, क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है कॉइन्स की। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीव्ड इन गवर्नमेंट बजट।
कि जब भी गवर्नमेंट का बजट आता है, जिसे हम आर्टिकल 112 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लिखा हुआ है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो एएफएस उसमें लिखा हुआ है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके मुताबिक सरकार जो है वो बजट पेश करती है लोकसभा में। तो इसमें सरकार के पास पैसे आने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक तो है रेवेन्यू है और दूसरा नंबर है बोरोइंग। तो बोरोइंग ये तो हमारा आ गया रेवेन्यू, और जो हम बोरोइंग करते हैं इसे हम कहते हैं कैपिटल। इसे हम कैपिटल रिसीव्ड कहते हैं, कैपिटल रिसीव्ड कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेवेन्यू रिसीव्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीव्ड इन गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट जब बजट में पैसा आ रहा है तो ये कैपिटल रिसीव्ड में इनमें से कौन सा होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड्स ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज, की गवर्नमेंट ने लोन जो है वो दिए हुए हैं, उनमें से गवर्नमेंट को अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ये उसकी बोरोइंग, ये कैपिटल रिसीव्ड नहीं है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये उसका रेवेन्यू है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो आपने देखा होगा कि सरकार के भी कुछ अपने बिजनेसेस चलते हैं, जैसे सरकार का एयर इंडिया है, जैसे इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है। तो ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार का स्टेक है। तो अगर उनमें से पैसा आता है तो क्या ये कैपिटल रिसीप्ट है या रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, क्या जो सरकार पब्लिक से बोरोइंग करती है वो उसका रेवेन्यू है या फिर उसका जो है वो कैपिटल रिसीप्ट है, बोरोइंग है, या फिर इनकम टैक्स रिसीप्ट्स, या लोगों का जो इनकम है या कॉर्पोरेशंस का जो इनकम है वहाँ से जो टैक्सेशन सरकार को आता है, क्या वो रेवेन्यू है या कैपिटल रिसीप्ट है। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा, और वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। तो कैपिटल रिसीप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने खुद लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर सरकार गवर्नमेंट खड़ी है, सरकार के जो खुद ब खुद पैसा आएगा, सरकार ने कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है या सरकार इनकम टैक्स लगा रही है, किसी भी प्रकार का ऐसा सोर्स जिससे सरकार को जाता ही जाता है टैक्स, तो वो उसका रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू के हट के अगर वो उधारी लेता है तो वो उसका कैपिटल आ जाएगा, वो उसकी बोरोइंग आ जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कैपिटल रिसीप्ट्स आर लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। देखो ये विद इन इंडिया से भी ले सकते हैं या फॉरेन कंट्री से भी ले सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उससे भी ले सकते हैं, या आरबीआई से भी ले सकते हैं उधारी पैसा। रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय द सेंटर टू स्टेट्स एंड अदर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीप्ट्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर रिकवरी ऑफ लोन्स लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म है। देखिए इंसान दोनों तैयारी करते हैं, ए भी तैयारी कर रहा है, बी भी तैयारी कर रहा है। ए अपने दिमाग के साथ कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में से क्या कंसेप्ट निकल रहा है उसको भी देख रहा है, और जो अदर ऑप्शंस हैं उसके आंसर नहीं है ये भी एनालाइज कर रहा है कि ये इसके आंसर क्यों नहीं है। और बी क्या करता है, बी एक ही देखता है कि उसका आंसर क्या है, उसको गोटा मार के आगे चला जाता है। एट द एंड क्या होता है, पेपर में जिसने ज़्यादा लॉजिक, कॉमन सेंस, अपना इंटेलेक्ट यूज़ किया होता है वो क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल करता है। आउट ऑफ सिलेबस भी आता है कोई, या आउट ऑफ जो उसने पढ़ा हुआ उससे भी आता है, तो ये ए क्या करेगा, ए अपनी कॉमन सेंस के थ्रू जो उसके पास डेप्थ ऑफ कंसेप्ट्स होगी उसके माध्यम से क्रैक कर जाएगा, और बी वहीं पर रह जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर आप ध्यान से वर्ड्स को देखते हैं तो वर्ड्स का मीनिंग क्या निकल रहा है अगर आप समझते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो क्या कह रहा है यहाँ, रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय द सेंटर टू स्टेट्स एंड अदर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीप्ट्स। तो यहाँ पर देखिए सेंटर है, यहाँ पर स्टेट्स हैं, तो सेंटर ने स्टेट्स को लोन दिया हुआ था, लेकिन इनमें से एक स्टेट ने डिफॉल्ट कर दिया, इसने बिल्कुल लोन नहीं दिया, इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो फ्यूचर में जब कभी आगे चल के इस लोन की रिकवरी स्टेट को होती, सेंटर को होती है, तो ये किस में आएगा, ये उसका कैपिटल रिसीप्ट में आएगा। अगर वो टाइमली रेगुलरली जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हम महीने की इतनी किस्त देंगे, इतनी इंस्टॉलमेंट देंगे, अगर उतना दे रहे हैं वो सब इंटरेस्ट, तो ये रेवेन्यू में आएगा। लेकिन अगर ये एक टाइम पे डिफॉल्ट कर देते हैं और उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होने पर ये लोन वापस से आता है सेंटर पे के पास, तो ये कैपिटल रिसीप्ट में गिना जाएगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आपकी इकोनॉमी है, यहाँ पर जो सप्लाई है मनी की ये इंक्रीज हो रही है, और जो डिमांड थी
वो कम हो रही है, यानी डिमांड भी कम हो रही है और मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन अच्छे से तो आप इसको डेफिनेटली नहीं हैंडल कर पाएंगे, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इससे टफ पेपर कभी नहीं आ सकता। अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, क्या इकोनॉमी में अगर बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे? एक ये कह रहा है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा है? या एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होने के कारण मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है? या अ फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड, कि अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, क्या डिमांड जो होगी उसका में कमी आएगी किसी प्रकार की? तो गाइज इसका सीधा सा आंसर हमारे पास आ गया, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमी है, अगर यहाँ पर खूब सारा पैसा है यानी सप्लाई बहुत सारी है और डिमांड जो है वो बहुत कम है, तो सबसे पहले क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा होगा तो इसका जो प्राइजेज होंगे वो हर एक चीज़ के बढ़ जाएंगे। मानिए मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी है। तो जहाँ पर एक गाड़ी जो है, मैं मानता हूँ यहाँ पर एक बाइक जो थी लाख रुपए की थी, हम सबके पास पैसा है। आप बोलते हो मुझे 1,10,000 की दे दो, दूसरा कहता है 1,20 की दे दो। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो लेवल ऑफ प्राइसेस है उसमें राइज होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सप्लाई मनी की होगी ही नहीं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कम है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होने का कारण है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और अगर पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो डिमांड है ये भी बढ़ जाएगी, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, पैसे की डिमांड कम होगी, कमोडिटीज़ की बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और सीधा सा यही है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होने के कारण ही इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आया है। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? यूनियन बजट में मैं आपको बता बैठा हूँ, फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्वेश्चन है। नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, क्या ये यूनियन बजट में फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग होता है? सम ऑफ मोनेटाइज्ड डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट, नेट इंक्रीज इन द यूनियन गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस ये चारों ऑप्शन आपको देखने हैं और इसमें से आंसर बताना है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, क्या डिफरेंस होगा? जो करंट एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का और रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, इन दोनों में जो प्लस माइनस आएगा, अगर तो ये माइनस में आ रहा है यानी 100 रुपया आमदनी है और खर्चा 125 रुपया है, तो ये 25 रुपये जो है सरकार के ऊपर उधार है, तो ये फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अगर 100 रुपया इनकम है, 90 रुपीज़ ये खर्च कर रहे हैं, तो ये फिजिकल सरप्लस आ जाएगा। तो गाइज ये फिजिकल सरप्लस आ जाएगा। हालांकि ऐसा जो शायद ही किसी इकोनॉमी में फिजिकल सरप्लस देखने को मिले, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर क्या होता है, ये फिजिकल डेफिसिट ही होता है। फिजिकल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ये शॉर्ट कमी होती है कि उसकी सरकार की स्पेंडिंग ज़्यादा है और उसकी इनकम जो है वो कम है। द गवर्नमेंट दैट हैज़ अ फिजिकल डेफिसिट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, यानी उसकी जो इनकम है उसके अलग हटके, उससे ज़्यादा हटके ये एक्सपेंडिचर कर रही है, तो यही मतलब है फिजिकल डेफिसिट का। तो गाइज आई होप कि आपको सब एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़ हैं, दोनों की कास्ट जो है वो 99 ही इसकी है, 99 ही इसकी है। तो इसमें 8 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे। अपने पेपर की अच्छी तैयारी करने के लिए आप इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो गाइस यहाँ पर टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पीडीएफ्स वीडियोस के या और भी बुक्स जैसे आईएएस की, शंकर आईएएस होगी इन्वायरमेंट के लिए, या कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है यहाँ पर शेयर किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों तक भी, ये गरीब बच्चों तक ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा सकती है, पीडीएफ्स फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो गाइज़ मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन मैसेज अलर्ट या कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें एक अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस किसी भी प्रकार का सुजेशन, कोई क्वेरी कमेंट कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर मेल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।